नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। देखिए, अभी मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके की जो संकट है, क्योंकि सारा जो पेज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के फंसा हुआ है, क्योंकि वहां से टैंकर नहीं गुजर रहे, तो इसका इम्पैक्ट भारत पर भी देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गेस्ट अभिजीत सिन्हा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर अभिजीत सिन्हा नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि आप देखिए ईरान युद्ध के बाद हमने देखा कि भारत में तेल और गैस की जो सप्लाई है, इसको लेकर के कितनी ज्यादा दिक्कतें कई जगहों पर देखने को मिली। तो तेल और गैस का विकल्प आखिरकार भारत में क्या है, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, तेल और युद्ध ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पीछे कुछ दिनों में देश में आपात स्थिति को लेकर जितनी चर्चाएं हुई हैं उसमें अलग अलग मंत्रालयों ने आकर अपने आंकड़े प्रस्तुत किए। हमारे पास दवाई है, हमारे पास अनाज है, हमारे पास खाना है, इंटरनेट है, लेकिन ऊर्जा और तेल के मामले में हम आत्मनिर्भर अभी तक नहीं है। ये प्रतिदिन इंपोर्ट होता है और उससे हमारी इकोनॉमी चलती है। सो आगे आने वाले समय में इन इंपोर्ट्स के ऊपर, ऑयल इंपोर्ट्स एंड गैस इंपोर्ट्स के ऊपर, उनकी जो यूटिलाइजेशन, उनके इस्तेमाल करने का जो स्पेक्ट्रम है वो हाउस होल्ड की तरफ, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन है और मोबिलिटी के ऊपर यूटिलाइजेशन है। सो अगर हम मोटा मोटा कंपार्टमेंट्स में देखें कि हमें अगर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता चाहिए तो 17% से 20% के आसपास हम मोबिलिटी में, यातायात में, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और फ्रेट में उस तेल को इस्तेमाल करते हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। सो आगे आने वाले समय में प्रत्येक क्षेत्र को, सोलर से, घरों में जब हम पाइपलाइन में गैस का इस्तेमाल करते हैं उसको इलेक्ट्रिक कुकिंग से, मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से, ग्रीन मोबिलिटी से, हाइड्रोजन मोबिलिटी से, और इंडस्ट्रियल में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको सोलर से, इन सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल को लेकर इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता को कम करना और आगे आने वाले समय में इसमें एक ऐसी स्थिति बनाना, एक ऐसा इंडिपेंडेंस बनाना कि हम युद्ध और तेल की कीमतों को बाजार में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, हमारी जो अर्थव्यवस्था है भारत की, जो एक विकसित होने की अगली राह पर है, और इसके ग्रोथ रेट को इम्पैक्ट नहीं किया जा सके, चाहे कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो बाहर। बिल्कुल। ये सर आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से संकट लगातार देखिए बढ़ता चला जा रहा था, तो लोग ये कह रहे थे कि आखिर भारत के पास क्या विकल्प है। अब मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, ग्रीन ऊर्जा की बात क्योंकि की जा रही है, जैसे कि सोलर या विंड ऊर्जा, तो जरा दर्शकों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश कीजिएगा ये जो दोनों टर्म है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे मोबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिक हाईवेज हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं, इलेक्ट्रिक बस हैं, इलेक्ट्रिक कार हैं, तो इनको चार्ज करने, इनको अडॉप्ट करने से यदि भारत की ऑयल इंपोर्ट का 17% टू 20%, पूरा 100% इंपोर्ट अडॉप्ट करना शायद संभव नहीं हो पाए। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां ऊर्जा की कमी होगी और वहां हम इलेक्ट्रिक व्हीकलों को या ईंधन से चार्ज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर इसकी कोशिश की जाए तो 17 से 20% के आसपास जो तेल हम इंपोर्ट करते हैं उससे कमी पाई जा सकती है। दूसरी तरफ अगर आप हाउस होल्ड एनर्जी की बात करें, जिसमें पाइपलाइन गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस और जो सिलेंडर्स हमारे घरों में पहुंचाए जाते हैं, उसको अगर हम इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं तो दूसरी हमें सफलता मिल सकती है। तीसरा क्षेत्र है हमारे लिए इंडस्ट्रियल एनर्जी का, इंडस्ट्रियल ऊर्जा का। इंडस्ट्रियल ऊर्जा को सोलर और माइक्रो न्यूक्लियर ग्रिड के ऊपर शिफ्ट करने के लिए और उसके विकल्प तलाशने के लिए इस साल बजट में क्लाइमेट को लेकर और क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाने हैं, ग्रीन एनर्जी से लेकर, उसमें काफी खासी बातचीत हुई। बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी एलोकेशंस और काफी गवर्नमेंट की जो इंटेंट है इस तरफ, उसको मजबूती से सामने रखा। मुझे लगता है इन तीनों क्षेत्रों में जो आगे प्रयास किए जाएंगे, उन प्रयासों में इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट को, बजट फरवरी के महीने में आया था और ये तनाव वैश्विक स्तर पर मार्च के महीने में शुरू हुआ है। सो इस वक्त ग्रीन ऊर्जा की तरफ जो रुझान है या ग्रीन ऊर्जा की तरफ जो नेसेसिटी है,
वो एक विकल्प नहीं है, वो एक प्रायोरिटी, अर्जेंट स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी बन गया है। क्योंकि सर अभी आपने क्लाइमेट की बात की है, तो देखिए आजकल हम देख रहे हैं कि शहरों में किस तरीके से जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और अभी AQI आपने देखा होगा पिछले साल कितना ज्यादा बढ़ भी गया था, सांस लेने में दिक्कतों को लोगों को सामना करना पड़ रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सलाह सर देना चाहते हैं इससे निपटने के लिए, राज्यों को क्या कुछ खास कदम उठाने चाहिए? देखिए, ऊर्जा का नवीनीकरण या ऊर्जा का ग्रीन ऊर्जा की तरफ शिफ्ट करना, ये तो सलाह पूरी दुनिया अपने इकोनॉमीज को और अपने बिजनेसेस को दे रही है। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट को बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन इस वक्त समय सलाह से आगे बढ़ गई है। इस वक्त की स्थिति ज्यादा गंभीर है और हमें इन विकल्पों को, इन एडॉप्शंस को तेजी से लाने के लिए, यदि मैं कहूं कि मोबिलिटी के ही 20% को अगर आप ले लें, यदि 20% तेल जो हम फ्रेट एंड लॉजिस्टिक में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए अगर आने वाले समय में भारत अपने देश में लंबे और बड़े स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसको आप कह सके कि इलेक्ट्रिक हाईवे हो, इलेक्ट्रॉनिक हाईवे हो और इफिशिएंट हाईवे हो, इन स्तरों के स्टैंडर्ड्स को अगर तेजी से विकसित करेगा, तो इससे फ्रेट सेक्टर का, लॉजिस्टिक सेक्टर का, जो सेक्टर इस वक्त जानते तो हैं, सलाह तो उनको मिल चुकी है, वैश्विक स्तर पर पता तो उनको है कि हमें इलेक्ट्रिक ट्रक्स की तरफ, ग्रीन ट्रक्स की तरफ मूव करना चाहिए, डीजल की जो मोबिलिटी है या फ्लीट है वो हमारी इकोनॉमी के लिए, ऑयल इकोनॉमी ठीक नहीं है, लेकिन उनको उस भरोसे के लिए और आगे ताकत देनी पड़ेगी। उनको ये भरोसा देना पड़ेगा कि आप यदि इलेक्ट्रिक ट्रक्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक बस के ऊपर, इलेक्ट्रिक कार के ऊपर, कमर्शियल फ्लीट्स की बात कर रहा हूं मैं, व्यक्तिगत गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त, उनके ऊपर यदि आप मूव करते हैं तो आपको किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सरकार डेवलप करके दे रही है, इसमें किस तरह की क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलेगी। आपने पीछे सवाल पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि हम कैसे इसको रिड्यूस करें, लेकिन क्या इनके जो विकल्प मैंने बताए, विंड हो, हाइड्रोजन हो या माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर हो या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, इसमें से कोई भी कैपिटल में बहुत आसान और बहुत किफायती स्टार्टिंग में डिप्लॉय करने के लिए नहीं दिखता है। मतलब कि ये सारे के सारे बड़ी पूंजी वाले डिप्लॉयमेंट्स हैं, लेकिन इसका फायदा, इसकी बेनिफिट सरकार को लंबे स्तर पर होती है, देर से होती है, जब ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स में हम दोबारा फंसते हैं। सो इस वक्त क्या मार्केट, हमारी अर्थव्यवस्था जो कि 4.8 ट्रिलियन करोड़ की है, वो इस वक्त तैयार है ऐसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसी क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए? ये एक बड़ी बात है जो इस वक्त देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीछे के समय में, जब 2018-19 के आसपास ये दूसरी टर्म की चर्चा हो रही थी, इस वक्त भारत के ग्रीन एम्बिशन को, हरित अर्थव्यवस्था के एम्बिशन को, जो पहले सिर्फ एक एम्बिशन की तरह देखा जाता था, उसको एक मिशन का रूप दिया कि हम 2070 तक $10 ट्रिलियन की ग्रीन इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन क्या 2070 तक की ग्रीन ट्रिलियन इकोनॉमी की जो आकांक्षा है, इस महत्वाकांक्षा को प्रत्येक 10 साल के टारगेट में बांटा गया है? प्रत्येक 10 साल के बाद क्या हर साल हम उनकी इंक्रीमेंट्स, उनसे जुड़े कैपिटल पॉलिसीज, उनसे जुड़े कैपिटल क्रेडिट डिसबर्समेंट्स, बैंक, एनबीएफसी, क्या ये सब साथ आकर ऊर्जा के इस क्षेत्र में योगदान दे रही हैं, प्रायोरिटीज को समझ रही हैं? ये एक बड़ी बात है जिसे अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा। अन्यथा मुझे लगता है हम बातें कर पाएंगे, सलाह एक दूसरे को दे पाएंगे, चर्चा होते रहेंगे, लेकिन फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा। सर एक और सवाल मेरा रहेगा, जानकारी ये भी अभी हमें मिली है कि 22 अप्रैल को क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़ी समिट आप करने जा रहे हैं, तो आगामी कार्यक्रम के बारे में इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ये जरा बताइएगा। देखिए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की समिट पिछले 4 साल से होती रही है, ये 4th एडिशन है, और प्रत्येक साल में यदि आपको एक 10 ट्रिलियन डॉलर की ग्रीन इकोनॉमी 2070 तक बनानी है,
तो आपको 2060, 2050, 2040 और 2030 के लक्ष्य तय करने होंगे। और इन लक्ष्यों पर हम प्रत्येक साल कितना क्रेडिट डिसबर्समेंट कर पाते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में, माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में, ग्रीन ट्रक्स, ग्रीन बस, ग्रीन क्रेडिट के क्षेत्र में, या अन्य हाउस होल्ड में यदि आप अब उसमें नई आकांक्षाएं जुड़ गई हैं कि गैस, जो एलपीजी गैस है, उसके इस्तेमाल को कम किया जाए और इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ देश बढ़े, तो इन क्षेत्रों में हम कितना कैपिटल मार्केट में डिसबर्स कर पाते हैं, इसमें संभावनाएं कितनी हैं और एक्चुअल डिसबर्समेंट कितना है, एक्चुअल लोन कितना दिया जाता है, एक्चुअल क्रेडिट और फाइनेंस कितना होता है। इन सभी लक्ष्यों को प्रत्येक साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसका आकलन करता है, उस पर चर्चा करता है। और इस साल की यह चर्चा ईरान और इराक के इस युद्ध को लेकर और इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि देश भर में ये व्यापक स्तर पर चर्चा हो रही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारा देश आखिर तैयार कितना है। कभी किसी आपात स्थिति के लिए तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाने के लिए क्या हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, और यदि नहीं है तो हम किस स्तर पर इसके जो विकल्प हैं वो तलाश कर रहे हैं। सो इस समिट में मैं समझता हूं कि तीनों विषयों पर विचार किया जाएगा कि कैपिटल कितना मोबिलाइज हुआ है, हम अपॉर्चुनिटी ग्लोबल कितनी क्रिएट कर रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग में, दूसरा हम जो ग्रीन बिजनेसेस कर रहे हैं लोग, उनको हम कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे पा रहे हैं। किसी को बोल देना कि ग्रीन पर शिफ्ट हो जाओ और उसको हैंड होल्ड करना, उसके बिजनेस में हर तरह की परमिशंस और मदद देना, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। और तीसरी बात, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। हाँ सर, मैंने आपको रोका, वो धरातल पर चीजें पहुंचना एक बड़ा टास्क होता है, एक पूरा रोड मैप, एक पूरा व्यू लेकर के चलना होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि अभिजीत जी, क्योंकि पर्यावरण की बात हो रही है और जैसे कि अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका में जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर हम देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध लगातार गहराता जा रहा है, अब पूरा वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वहीं पर हम कह सकते हैं मामला फंसा हुआ, वहां से टैंकर या आपके जहाज जब गुजरेंगे नहीं, हालांकि भारत के रिश्ते तो सही है, ईरान से तो कुछ है, वहां से जहाज गुजर रहे हैं और यही कहा जा रहा है, सरकार ने भी कहा कोई ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन लोगों को आप देखिए किस तरीके से परेशानियां हो रही है, कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई थी, लोग इस तरीके के कॉमेंट पे भी कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब पर्यावरण की अगर हम फिलहाल बात कर लेते हैं, उसको बचाने के लिए कंपनियों को लोन मिलने में आसानी वगैरह, इस थोड़ा इस चीज को भी समझाइएगा, अगर कोई बचाना चाहता है, सोच रहा है तो क्या चीजें करे। जी बहुत अच्छा सवाल है। दो बड़े प्रयास जो सरकार इस वक्त कर रही है, एक सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो होते हैं, जैसे आप रेल के बॉन्ड खरीदते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड खरीदते हैं, और अब तो नेशनल हाईवे भी अपने बॉन्ड लेके आ गई है जिसमें आप हाईवेज के भी बॉन्ड खरीद सकते हैं। लेकिन क्या पर्यावरण के बॉन्ड्स को लेकर, जिसमें आम जनता और बिजनेसेस ग्रीन बॉन्ड्स को खरीद सकें, इनको लेकर हम कितनी सफलता प्राप्त कर पाए हैं? 2015 से लेकर अभी तक आरबीआई ने जो कोशिशें की कि हम प्राइवेट कैपिटल को या लोगों के निवेश को इस क्षेत्र में ला सकें, उसमें हम कहां पहुंचे हैं, उस पर खासी चर्चा इसमें होगी। और वो ग्रीन बॉन्ड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्या दो कंपनीज कारोबार करने के लिए, ग्रीन कारोबार करने के लिए जब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करती हैं किसी तरह के लोन का, कैपिटल का या फाइनेंस का, तो क्या उसके ऋण के स्तर को, क्या उसके इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सकता है ग्रीन होने की वजह से। सो एक बड़ी पहल होगी अगर ऐसा हो सके तो। दूसरा, क्या इसमें जो टैक्स के स्ट्रक्चर हैं उनको घटाए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक्स के ऊपर, वाहनों के ऊपर। दिल्ली सरकार ने भी कुछ दिन पहले ही इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन 2030 तक फ्री कर दिया। सो इस तरह की जो संभावनाएं क्रिएट हो रही हैं, या इस तरह के जो इनेबलमेंट्स और सपोर्ट बिल्ड किए जा रहे हैं, कितनी तेजी से हम ग्रीन बिजनेसेस को अप्रूवल्स दे पाएंगे। उनको नक्शे के अप्रूवल चाहिए होते हैं, सिविल के अप्रूवल चाहिए होते हैं, उनको लोकल परमिशंस चाहिए होती हैं। सो यदि आप ग्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो देश को इस वक्त उस विचारधारा को एक सूत में जोड़ना पड़ेगा कि वो एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप कहीं ना कहीं हमारे ऑयल इंपोर्ट का एक छोटा हिस्सा कम करेंगे, और जो इस मुहिम में देश के साथ, देश की अर्थव्यवस्था में साथ में खड़ा है, उनको आरबीआई के माध्यम से, प्रोसेसेस के माध्यम से इसमें सहायता देनी पड़ेगी। और ये प्रायोरिटी तो है, कोशिश होती है, सब्सिडीज मिलती है सोलर के लिए, लेकिन जहां माइक्रो क्रेडिट की बात हो रही है,
वहां आप छोटे कदम उठा सकते हैं। यहाँ अर्जेंसी ज्यादा है, यहाँ लार्ज कैपिटल प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, जैसे माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात हो रही है, बड़े मेगावाट गिगावाट में आपके सोलर ऊर्जा की बात हो रही है। घर में जो ईंधन आता है, जो आप गैस पाइपलाइन से इस्तेमाल करते हैं, या सिलेंडर मंगा करके जो आप घर में खाना पकाते हैं, उन सबको इलेक्ट्रिक करने की बात हो रही है। सो ये एक हाउस होल्ड के स्तर पर तो छोटा दिखता है, लेकिन आप राष्ट्र के स्तर पर देखें तो पूरे देश की ग्रिड को अपग्रेड करना पड़ेगा उतनी ऊर्जा को तार के माध्यम से भेजने के लिए। और जहां हम ऊर्जा का संचार करते हैं, जहां हम उसकी जनरेट करते हैं, वो थर्मल से मूव करके सोलर और न्यूक्लियर पे करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें एक तरफ इशारा करती हैं कि कैपिटल को ऊर्जा के क्षेत्र में और मोबिलिटी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें मुझे लगता है ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स की जो सलाह प्रधानमंत्री कार्यालय ने अक्टूबर के महीने में दी थी कि हमें मोबिलिटी को अलग स्तर से देखना पड़ेगा और अलग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट बनाने पड़ेंगे, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इलेक्ट्रिक हाईवेज को, इलेक्ट्रॉनिक हाईवेज को, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को, ग्रीन मोबिलिटी को, हाइड्रोजन मोबिलिटी को, इन सबको साथ लाकर एक साथ एक स्तर पर इस मुहिम में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीजों को समझाया है, क्योंकि पर्यावरण बचाना हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है। हम जो आम जनता है उनको भी कुछ कदम उठाने की सख्त जरूरत होती है। स्वच्छता अपने आसपास रखें, और ये जो आपने तमाम चीजें बताई इसके बारे में डीपली एनालिसिस की जरूरत है। आप पढ़ाई करें, चीजों को समझे, रिसर्च करें कि आप किस तरीके से अपना भी योगदान दे सकते हैं। अभी जिस तरीके से, लेकिन आप देखिए मुद्दा जो आप कह सकते हैं गरमाया हुआ है, ट्रम्प के बयान पर सब कुछ चल रहा है। मिडिल ईस्ट में आप देखिए जिस तरीके से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात हुई, फिर बंद करने की बात हुई, इससे जाहिर सी बात है भारत में भी इसका खास तौर पर असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जैसे कि आपने समझाया भी क्या विकल्प है, आने वाले दिनों में भारत किस तरीके से काम करेगा, आप इस पर भी चिंतन मंथन की सख्त जरूरत पे लगातार बैठकों का दौर भी हमने देखा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तमाम विचार रखने के लिए। थैंक यू आयुषी, धन्यवाद।